बात करते हैं खबरों की। मुजफ्फरनगर में बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। झांसी अग्निकांड में मुस्लिम युवक याकूब ने बच्चों को बचाया। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले ओवैसी, क्या याकूब के सामने बोल सकेंगे सीएम योगी? तो ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और कहा याकूब ने बिना धर्म देखे बच्चों की जान बचाई। याकूब अपनी ही जुड़वा बेटियों को नहीं बचा पाया। जिन बच्चों को याकूब ने बचाया उनका धर्म नहीं देखा। क्या मोदी योगी याकूब के सामने? मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे हैं और नारा लगाए हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं। झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए और जब वो वार्ड में न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से झांसी अग्निकांड का मैटर जो है अभी भी लगातार चल रहा है, सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन अब इसको मजहबी रूप देने की कोशिश ओवैसी की ओर से। उन्होंने कटेंगे बटेंगे करते हुए आपकी जो अग्निकांड हुआ है मेडिकल कॉलेज में, उसमें जिक्र किया है और वहां पर जो बच्चों की जान बचाई है जिस शख्स ने, उसका नाम लेते हुए बड़ा हमला बोला है ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में। तो एक तरह से सियासत का एक बड़ा दांव खेला है। अंतिम दिन ये दांव खेला गया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर एमआईएम के कैंडिडेट जो हैं उनके प्रचार के लिए आए थे ओवैसी, लेकिन उन्होंने पूरी दंगल का रुख बदलने की कोशिश की है। चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस सीट पर मुसलमान वोटर जो है वो काफी निर्णायक है। और यहाँ पर आरएलडी का कैंडिडेट है, भाजपा गठबंधन का कैंडिडेट है, वहीं समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट है, बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो खासकर मुस्लिम वोटरों के लिए यहाँ पर एक महासंग्राम चल रहा है। समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, भीम आर्मी में और ओवैसी की पार्टी में उसको रंग देने की, उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की ओवैसी ने मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे की बात करें, साफ तौर पर इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यही सीएम योगी जो है याकूब के सामने बोल सकेंगे, क्योंकि इतने बच्चों की जान बचाने वाला जो है उसका नाम याकूब मंसूरी है। हाँ, बेशक ओवैसी का जो बयान है, उन्होंने याकूब का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। सियासत की बातें हैं, कहां पर क्या जोड़ा जाए, सियासत में ये देखा नहीं जाता है। जो नेता होता है वो अपनी बातों को तर्क संगत रखने के लिए, जनता का रुख मोड़ने के लिए
कुतर्क भी कभी कभी दे देता है। तो ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में ओवैसी ने करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान करने का आईना दिखाया है, लेकिन असलियत में जो काम ओवैसी की तरफ से किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से मुस्लिम कार्ड खेलते हैं ओवैसी। उन्होंने मीरापुर विधानसभा में खुले तौर पर मुस्लिम कार्ड खोला और सबसे बड़ा हमदर्द बनने की कोशिश की, क्योंकि ओवैसी ने सीधा हमला अखिलेश यादव पे भी बोला। सबसे बड़ा डेंट किया अखिलेश यादव में। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव भी आए, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, झांसी का मेडिकल कॉलेज का अग्निकांड भी आया और याकूब का भी नाम आया। बड़ी मजीद सियासत करते हुए ओवैसी ने हमला बोला है। अगर हम सियासत की बात करते हैं, याकूब की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ओवैसी ने उनका जिक्र किया है, अगर राजनेताओं की छोड़ दे तो जनता के मन में इस तरह की चीजें तो नहीं होती, लेकिन राजनेता जो है, चुनावी दौर हो या फिर आम दिन, वो हमेशा ही लोगों को धार्मिक मुद्दों पर भड़काने की कोशिश करते हैं। खुद अभी भी ओवैसी जो है धर्म के आधार पर ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, याकूब ने जो झांसी मेडिकल कॉलेज में किया है वो इंसानियत के लिए सराहनीय काम है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन सियासत में उसका उपयोग करना वो कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन जो नेता होते हैं, हर छोटे मुद्दे जो इंसानियत होती है उसका भी उपयोग अपने लिए करते हैं। तो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी ओवैसी ने जो याकूब है उसके अच्छे कामों को भुनाने की कोशिश की, साथ में योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोलने का काम किया, क्योंकि ओवैसी को अच्छी तरह से पता है कि वो जितना कड़ा हमला बोलेंगे योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर, उतना ही मूवमेंट जो है मुस्लिम वोटरों का उनकी पार्टी की तरफ होगा। अनिल जी, ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान, बल्कि अगर हम देखें इन दिनों पीएम मोदी का भी एक है तो सेफ है काफी वायरल हो रहा है, दोनों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि क्या ये पीएम मोदी और योगी याकूब के सामने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे सकते हैं। देखिए जूही जी, ये केवल एक नजरिए का अंतर है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटेंगे कटेंगे, लेकिन उसी नारे को ओवैसी भी दोहरा रहे हैं अपनी जनसभाओं में। जो चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही बटेंगे कटेंगे, बहरहाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओवैसी भी तो उस नारे को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि वो परोक्ष रूप से हमला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आदित्यनाथ के ऊपर, और एक मैसेज देने की कोशिश की है ओवैसी ने, और बड़ी फजे खिलाड़ी की तरह, मजे खिलाड़ी की तरह मुजफ्फरनगर की मीरापुर जो विधानसभा है उसमें अपना चुनावी जनसभा करते हुए ये बातें कही हैं। यानी कि जो पीड़ित परिवार है उनका दर्द अभी भरा नहीं कि बयानबाजी और राजनीति उन तमाम नवजात बच्चों की मौत पर भी तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर सामने आ रही, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। ईडी ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को अरेस्ट किया है ईडी ने। यूपी पुलिस के बाद अब इस केस की ईडी जांच कर रही थी और एक बार फिर से 2 लोगों की गिरफ्तारी। रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ करीबी कनेक्शन बताया जा रहा है। बिहार से लेकर यूपी में पेपर लीक में अत्री की भूमिका बताई जा रही है। पिछले कुछ समय से मेरठ जेल में रवि अत्री बंद था, प्रयागराज जिला जेल में बंद था आरोपी सुभाष प्रकाश। तो ईडी ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। यूपी पुलिस के बाद इस मामले की ईडी जांच कर रही थी। वहीं रवि अत्री की बात करें तो कई बड़े रैकेट्स के साथ उसके कनेक्शन होने की जानकारी बताई जा रही है और पिछले कुछ समय से मेरठ जेल में बंद था। बिहार से लेकर यूपी तक पेपर लीक में अत्री की भूमिका होने की जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, ईडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, ईडी की तरफ से पेपर लीक माफिया रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि
इन्हें यूपी एसटीएफ ने पहले ही गिरफ्तार किया था और मेरठ में रवि अत्रीवन थे और प्रयागराज जेल में सुभाष प्रकाश, दोनों की जेल हुई थी, वह बाहर आए थे। हालांकि इस दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी नकल माफियाओं पर दर्ज किया था और आगे की कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई अब आगे बढ़ गई है और ईडी ने दोनों आरोपियों यानी कि रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस के बाद इस केस की जांच ईडी कर रही थी और यह पता चला है कि रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ करीबी कनेक्शन है। बिहार से लेकर यूपी में पेपर लीक की अत्री की अहम भूमिका रहती है और पिछले कुछ समय से मेरठ में जिस तरह से जेल में बंद था वहां से भी वह नेटवर्क चला रहा था, ऐसा ईडी का संदेह है। हालांकि रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए हम इसके तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से और एक कनेक्शन कहीं ना कहीं और भी ज्यादा होने की आशंका है, संभावना है। ऐसे में अगर हम बात करें पूछताछ की, क्या किसी तरह की अभी तक पूछताछ की गई है? देखिए, जो है अगर रवि अत्री और सुभाष प्रकाश से पूछताछ की बात करें तो यूपी एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम राज उगलवाए थे और इसी बिना पर ईडी ने इन दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई किया था और ईडी जिस तरह से अब इस मामले में एक्टिव हो गई है और ईडी को यह भी पता चला है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में इनका नेटवर्क है। अब इनकी पूछताछ के आधार के बाद ईडी जो है महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई जो है प्रदेशों में इनके जो करीबी हैं और जो इनके नेटवर्क से जुड़े हैं इनके गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। फिलहाल ईडी को यह पता चला है कि लोगों का जो रैकेट है वह कई जिलों में फैला हुआ है। जी जी बिल्कुल, अगर अभी हम बात करें अभी इन दोनों आरोपियों की तो ये कहाँ है, क्या ईडी इनसे पूछताछ कर रही है और अभी क्या कुछ इसको लेकर अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, जो अगर ईडी की पूछताछ की बात करें तो ईडी ने इनसे पूरी तरह से पूछताछ कर ली है क्योंकि जेल में बंद रहने के दौरान भी रवि अत्री और सुभाष प्रकाश से ईडी ने पूछताछ किया था। पूछताछ में जिस तरह से इनके अकूत कमाई का जरिया पता लगा था ईडी को, उसके बाद ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से एक बार फिर से यह दोनों नकल माफिया जो है वह पेपर लीक मामले को लेकर एक्टिव होते नजर आ रहे थे। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और झांसी में घर से कॉलेज के लिए निकली छात्रा अचानक लापता हो गई। शाम तक परिजनों के व्हाट्सएप पर एक कॉल आई जिसमें छात्रा के किडनैप करने और फिरौती मांगने की बात परिजनों ने पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने दूसरे थाना क्षेत्र की घटना बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने सूचना पुलिस क्षेत्राधिकारी को दी। हमारी लड़की किडनैप हुई। हाँ, फोन आया था, बोलो 6 लाख रुपए, एक धमकी जी आई, अगर 6 लाख रुपए नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारी मौड़ी की लाश आएगी। तोड़ी फतेहपुर, किरण देवी नहीं, मऊरानीपुर से, ठीक, झांसी में राघवेंद्र कॉलेज में, ये राघवेंद्र कॉलेज में GNM कर रही थी। के साथ शेख गुल मोहम्मद हमारे सहयोगी झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख, क्या है ये पूरा मामला? दिव्यांग छात्रा बताई जा रही है जिसका अपहरण किया गया। जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी के थाना तोड़ी फतेहपुर की रहने वाली छात्रा थी जो कि झांसी में GNM नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। विगत दिवस ये घर से कॉलेज की कहकर निकलती है, जिसके बाद ये सब घर पर नहीं पहुंचती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और शाम को घर वालों के मतलब इनके पिता के नंबर पर एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आता है जिसमें अपहरण की जानकारी दी जाती है और फिरौती के नाम पर 6 लाख रुपए मांगे जाते हैं। वहीं उनके व्हाट्सएप पर लड़की की कुछ फोटो और एक 4 सेकंड का वीडियो भी भेजा जाता है जिसमें युवती का मुंह और हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना को लेकर जब पीड़ित परिवार तोड़ी फतेहपुर थाना पहुंचता है तो वहां के पुलिस वाले उनको दूसरे इलाके का मामला बताकर वहां से भगा देते हैं। वहीं आज पीड़ित परिवार द्वारा CO मऊरानीपुर से शिकायत की गई। जब उनके मामला संज्ञान में आया तो पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस द्वारा 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और लड़की की सुपुर्दगी
और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगातार तो क्या परिजनों को किसी कर रही पर हैं। शंका है, किसी पर संदेह? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर इस समय सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिरौती की 6 लाख रुपए की रकम मांगी जा रही है। वहीं अपहरणकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है पिता से लड़की के कि अगर उसने समय रहते पैसा नहीं दिया तो लगातार 1-1 लाख रुपए करके वो रकम बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल पुलिस द्वारा अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जहां एक तरफ जो है थाना पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है, जिसके बाद ये जाकर जो पीड़ित परिजन है वो क्षेत्राधिकारी को सूचना देते हैं, तो क्या इसके बाद अब किसी तरह की कार्रवाई देखी गई है? साथ ही साथ जिन्होंने पल्ला झाड़ा है उनके ऊपर पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी, आपको बता दूं कि जैसे ही सीओ क्षेत्राधिकारी के संज्ञान में ये मामला आता है, तत्कालीन प्रभाव के साथ 5 टीमों का गठन किया जाता है। वहीं थाना तोड़ी फतेहपुर में ये मामला जो है वो पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस द्वारा लगातार मामले की छानबीन की जा रही है और महिला को सकुशल पाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिव्यांग छात्रा का अपहरण और वीडियो वायरल हो रहा है, साथ ही साथ फिरौती की मांग की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।